सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर ईआर 2020 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 को कई यूनिट में डिवाइड कर लिया है। पिछले लेक्चर में हमने इसका यूनिट नंबर फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने साइज रिडक्शन के बारे में जाना था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका नोट्स हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड पढ़ेंगे और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड में होगा साइज सेपरेशन। पहले हमने साइज रिडक्शन के बारे में जाना था, अब हम साइज को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे साइज सेपरेशन इज अ यूनिट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस और बाय शिफ्टिंग। इट इज आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। तो साइज सेपरेशन एक यूनिट प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर से साइज को सेपरेट करते हैं। यानी कि कोई भी मिक्सचर होगा तो वो एक पार्टिकल से या एक मटेरियल से बनके मिलके नहीं बना होता। वो मिक्सचर क्या होता है, अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बना होता है या अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब उसी पार्टिकल्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन। हो सकता है कि वो मटेरियल यानी कि वो मिक्सचर हो सकता है कि दो पार्टिकल से मिलकर बना हो, तीन पार्टिकल से मिलकर बना हो, या बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हो, या बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हो। अब उसको क्या करते हैं हम, साइज के अकॉर्डिंग या फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग सरफेस का मतलब सीव जो होती है वो स्क्रीनिंग सरफेस है, जिसके द्वारा हम उसको अलग करें उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग सरफेस। यानी किसी भी मिक्सचर को किसी स्क्रीन के थ्रू यानी कि या किसी सरफेस के थ्रू, जिस सरफेस के थ्रू हम उसको अलग करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग बोलेंगे। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो साइज सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेपरेटिंग मिक्सचर और सब्सटेंसेस लाइक साइज, शेप एंड डेंसिटी। यानी कि जो भी हमारा मिक्सचर है, यानी कि वो दो मटेरियल का हो या थ्री मटेरियल्स का हो, वो हमारा मिक्सचर है, उसको हम सेपरेट करेंगे तो हो सकता है उसमें क्या हो, साइज, शेप या डेंसिटी। तो मैटर करेगा किस साइज का है, यानी कि उसकी साइज के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, शेप के अकॉर्डिंग भी उसको अलग करेंगे और डेंसिटी के हिसाब से भी उसको अलग करेंगे। साइज और शेप तो आज इजीली समझ रहे होंगे। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल होता है वाटर और ऑयल का। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ऑयल से ज्यादा होती है। अगर ऑयल से वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है तो ऑयल क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है। आप उसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साइज सेपरेशन किया जाता है। इस तरह पार्टिकल्स के केस में भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन टेक्निक डिटरमाइंस द पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन। यानी कि साइज सेपरेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि यह टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन एंड इमल्सन को बनाने में हेल्प करता है। टेबलेट कैप्सूल आप जानते हैं, टेबलेट कैप्सूल बनाने के लिए हमें क्या पाउडर्स बनाने होंगे। पहले ड्रग को पाउडर बनाना होगा। अगर ड्रग को पाउडर बनाना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद हम उसमें डिफरेंट पाउडर के को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो हो गया सेपरेशन। ठीक है, सस्पेंशन आप लोग जानते होंगे, सस्पेंशन बनाया जाता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक लिक्विड का और एक सॉलिड का। दो चीजों का मिक्सचर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। इमल्सन क्या होता है, यानी कि एक ऑयली सब्सटेंसेस होता है और एक वाटरी सब्सटेंसेस होता है, उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम इमल्सन बोलते हैं। तो ये इमल्सन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टेबलेट बनाने में साइज सेपरेशन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस, ड्यू टू सेपरेशन वी ऑब्टेन द डिजायर्ड ग्रेन्यूल्स और पार्टिकल्स एंड इंश्योर द फ्लोएबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यानी कि अगर आप साइज सेपरेशन करेंगे तो आपको जिस अमाउंट में या जितने बड़े पार्टिकल्स चाहिए उस टाइप के आप ग्रेन्यूल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप उस ग्रेन्यूल्स को प्राप्त कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी फ्लोएबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। यानी कि जो भी आप पार्टिकल लेंगे या जो भी पाउडर लेंगे वो हर, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब हर जगह वो उसका क्या होगा, सेम होगा। हर जगह उसका क्या, उसकी जो मात्रा होगी या क्वांटिटी होगी हर जगह क्या होगी, सेम होगी। और फ्लोएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज में घुल के वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। जैसे कि मान लीजिए किसी ड्रग है, कोई ड्रग है, किसी ड्रग को हमने, यानी टैबलेट मान लीजिए हमने बनाया, अगर टैबलेट बनाया है हमने तो उसमें जो भी पार्टिकल्स है उसकी अगर साइज सेम होगी तो वो हमारी बॉडी में फ्रीली मूव करके अपना एक्शन दे सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे तो किसी पार्टिकल्स का जो एक्शन होगा वो पहले आ जाएगा और किसी पार्टिकल्स का जो एक्शन होगा वो बाद में आएगा। तो इस टाइप से जो फ्लोएबिलिटी होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है ड्यू टू साइज सेपरेशन। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड बाय द साइज सेपरेशन टेक्निक। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि साइज सेपरेशन आप करेंगे तो उसमें से जो भी आपको अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे या अनडिजायरेबल मटेरियल होंगे उसको आप क्या करेंगे, इजिली रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड साइज पार्टिकल वी इंप्रूव द मिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। जब अपन
साइज सेपरेशन करते हैं तो साइज सेपरेशन अगर कर लेंगे तो अगर मान लीजिए जो पार्टिकल होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो उसकी मिक्सिंग करने में क्या होगी, इजी होगा, उसकी मिक्सिंग हम इजीली कर पाएंगे, और मिक्सिंग इजीली कर पाएंगे तो हम अपनी प्रिपरेशंस को भी आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए साइज सेपरेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, यानी कि साइज सेपरेशन के द्वारा हम पार्टिकल्स की या मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय द साइज सेपरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन टेक्निक ऑप्टिमाइज द फीड रेट, एजिटेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। साइज सेपरेशन के द्वारा ही जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो साइज सेपरेशन के द्वारा ही हम क्या उसकी फीड रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी या फीड रेट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एजिटेशन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं और स्क्रीनिंग उसकी कर सकते हैं अच्छे से ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो ये हो गए सारे इसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस हो गए साइज सेपरेशन के। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसके बारे में पूछा जाएगा क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन है। अगर क्लासिफिकेशन कहीं पे भी होगा तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं, द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइड 5 ग्रेड ऑफ द पाउडर, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 ग्रेड पाउडर को बनाया गया है। सबसे पहला क्या है, कोर्स पाउडर, ठीक है। कोर्स पाउडर क्या होता है, a powder of which all the particle pass through the number 10 sieves with nominal mass aperture 1.7 मिलीमीटर, ठीक है। तो कोर्स पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिसे हम 10 नंबर सीव से अगर उसको सीव करें तो उससे क्या होंगे, पूरे पार्टिकल्स क्या होंगे, उससे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं या इतने ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि 10 नंबर सीव से क्या होते हैं, पूरे के पूरे छन जाते हैं, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं। जिसमें मेस का जो अपर्चर होता है उसका वो कितना होता है, 1.7 मिलीमीटर का होता है। जो भी अपर्चर बना होता है मेस के द्वारा 1.7 मिलीमीटर का होता है। इसके अलावा अगर नॉट मोर देन 40% थ्रू a number of 44 sieve with the nominal mass aperture 355 micrometer, this is usually referred to as 10/44 पाउडर्स आर कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। यानी कि पहले अगर 10 नंबर सीव से आप उसको पास करेंगे तो जो कंप्लीट हमारा पाउडर है वो पास हो जाएगा और उसका अपर्चर साइज होगा 1.7 मिलीमीटर। जबकि आप सीव नंबर 44 ले लेते हैं, अगर सीव नंबर 44 यानी कि उसका मेस का जो अपर्चर साइज है वो और छोटा हो गया। जैसे जैसे सीव नंबर ज्यादा होता जाएगा उसका अपर्चर का साइज छोटा होता चला जाएगा। ये बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे जैसे सीव का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपर्चर की जो साइज होगी ना वो घटती जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अगर आप 44 नंबर सीव लेते हैं तो उससे जो है 40% ही उसका 40% ही मटेरियल जो पास होगा, उसके अलावा और जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे किस पे, सीव पे ही, ठीक है। तो और उसकी जो नॉमिनल अपर्चर साइज होती है 355 माइक्रोमीटर होती है। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा 355 माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 1.7 मिलीमीटर से बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इससे हम क्या बोलेंगे, और 10/44 पाउडर और कोर्स पाउडर भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक। ये हो गया कोर्स पाउडर। इसमें 2-3 डाटा दिया है जिसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पूछ लिया जाएगा और इससे एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होता है, ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल passes through a number of 22 sieve with the nominal mass aperture 710 माइक्रोमीटर। यानी कि ये ऐसे मॉडरेट कोर्स पाउडर ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसको अगर आप 22 नंबर सीव से पास करें तो पूरे के पूरे जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। और इसका जो मेस अपर्चर साइज होता है वो होता है 710 माइक्रोमीटर एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू द नंबर 60। अगर आप सीव नंबर 60 लेते हैं तो उससे 40% से ज्यादा जो पार्टिकल होंगे वो पास नहीं होंगे और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 250 माइक्रोमीटर। दिस इज यूजुअली रेफर्ड एज 22/60 पाउडर और मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर को 22/60 पाउडर बोलते हैं या मॉडरेटली कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या होता है, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पासेस थ्रू अ नंबर 44 सीव, यानी कि 44 नंबर की जो सीव होती है उससे अगर आप पाउडर को पास करेंगे उससे इजीली सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली फाइन पाउडर बोलेंगे। और उसकी नॉमिनल मास अपर्चर साइज होती है वो 355 माइक्रोमीटर की होती है एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ नंबर 85 नंबर सीव के साथ अगर इस पाउडर को आप क्या करेंगे, छानना स्टार्ट करेंगे या सेपरेट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें से केवल 40% तक ही पाउडर क्या होंगे, सेपरेट हो पाएंगे। अदरवाइज
उसमें से कोई पार्टिकल सेपरेट नहीं हो पाएगा और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 180 माइक्रोमीटर और इसे हम क्या बोलते हैं 44/85 पाउडर या मोडलिटी कोर्स पाउडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फाइन पाउडर, अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पासेस थ्रू द नंबर 85 सी विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ द 180 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड फाइन पाउडर। फाइन पाउडर ऐसे पाउडर होते हैं जिसे सीयू नंबर 85 से अगर हम पास करें तो पूरे के पूरे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे और इसका नॉमिनल अपर्चर साइज होता है 180 माइक्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वेरी फाइन पाउडर, ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पासेस थ्रू नंबर 120 सीयू, यानी कि 120 नंबर सीयू से अगर हम इस पार्टिकल्स को पास करेंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे और इसका नॉमिनल मेस अपर्चर साइज जो होता है 125 माइक्रोमीटर का होता है। इट इज कॉल्ड एज फाइन पाउडर और इसे क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे होगा वेरी फाइन पाउडर भी बोलेंगे इसे, ठीक है, इसे वेरी फाइन पाउडर बोलेंगे। तो ये हो गया पाउडर का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पाउडर का ये जो क्लासिफिकेशन है इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग क्या होती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीव के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सीविंग, शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग तीनों चीज एक ही होती है, सीव करना या शिफ्टिंग करना या स्क्रीनिंग करना तीनों चीज एक ही होती है। तो आइए हम इसको जानते हैं। सीव फॉर द फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मेसेज woven फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सस्टेनेबल मटेरियल। यानी सीव क्या होता है, एक फार्मास्यूटिकल क्या है, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग होती है, यानी कि उसको क्या, टेस्टिंग का मतलब उससे एक सेपरेट करने की, आपको टेस्टिंग आप कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्टिंग ही तो कर रहे हैं कि कैसे पाउडर उसमें से बाहर निकल पाएंगे और कैसे नहीं पाउडर निकल पाएंगे। आप ऐसे इजीली हाथों से छू के तो बता नहीं पाएंगे कि ये पाउडर सीव से पास होगा या नहीं पास होगा, ये यूजफुल होगा या यूजफुल नहीं होगा। इसलिए एक टेस्टिंग एपरेटस होता है और इसको क्या होता है, ये किसके बना, वायर क्लॉथ से बना होता है। ठीक है, वायर का मतलब होता है वायर, यानी कि वायर किसी चीज का भी होता है, फैब्रिक वायर भी हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के वायर भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। स्क्वायर मेसेज होते हैं, स्क्वायर मेसेज वोवेन का मतलब होता है कि जो मेस का अपर्चर होगा वो मेनली क्या होता है, जनरली होता है स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो जो वायर होगा वो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और एनी सूटेबल मटेरियल से बनाया जा सकता है। The wire should be of uniform circular cross section and should not be coated or plated. These should not start any react between the material of the sieve and the suitable which is being shifted from it. यानी जो वायर होता है वो, जो भी वायर बनेगा, यानी कि जो भी वायर बनेगा वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो वायर है वो पतला हो जाएगा और कहीं पे वायर जो होगा वो मोटा हो जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी सीव जो होगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, उससे हमें एक्यूरेट जो रेट मिलना चाहिए, एक्यूरेट हमें एक्यूरेसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, एक्यूरेसी उससे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, उस पर कोटिंग होना चाहिए, यानी कि यार अगर आप कोई ले रहे हैं मटेरियल तो उस पर आप कोटिंग भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के ऊपर कि आपका जो मटेरियल है उसके साथ कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव नहीं है। मान लीजिए कि आप मेस जो बना रहे हैं आप उसमें, तो उसमें आपने वायर ले लिया है, मान लीजिए आयरन का वायर ले लिया है। अगर आयरन का आपने वायर लिया है, अगर वो आप मटेरियल जिसको सीव करने जा रहे हैं उसके साथ अगर वो रिएक्टिव हुआ तो आपका मटेरियल क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेसेज हम बना रहे हैं, यानी कि जो भी वायर बना रहे हैं वो उस पर कोटिंग करनी है या नहीं करनी है, ये हमारा डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर कि हमारा मटेरियल कितना उसके साथ रिएक्टिव है या कितना अनरिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जनरली आयरन वायर्स इज यूज्ड as a screen material because it is cheap and but their disadvantage and corrosive nature and chance of the contamination by iron। वही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो क्या होता है, जनरली आयरन का ही वायर यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सस्ता होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव नेचर का ये मतलब ये होता है कि ये जो पार्टिकल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देता है, यानी कि पार्टिकल की जो कवरिंग होती है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगर पार्टिकल की कवरिंग को नुकसान पहुंचाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं मिल पाएंगे। अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं मिल पाएंगे तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे सीव में, उससे ध्यान रखना होगा कि वो रिएक्टिव ज्यादा ना हो। ठीक है, उसी प्रकार फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पाउडर बोल्टिंग क्लॉथ सीव आर यूज, यानी कि फाइन पाउडर को सेपरेट करने के लिए हम बोल्टिंग क्लॉथ सीव का यूज करते हैं। बोल्टिंग क्लॉथ का मतलब यह होता है कि बोल्टिंग क्लॉथ मतलब हुआ कि जो जालीदार टाइप की जो बनाई जाती है, जो छन्नी में होती है जालीदार टाइप की, या तो स्टेनलेस स्टील की भी बन सकती है। क्लॉथ होता है, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, यानी सीव में जो कपड़ा लगता है, बोल्टिंग मतलब हो सकता है मेटल्स का भी हो सकता है या फैब्रिक का, मेनली फैब्रिक का जो बना हुआ कपड़ा होता है सीविंग के लिए उसे क्या बोल्टिंग क्लॉथ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सीव एनालिसिस, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO, आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, फिक्स लोवेस्ट और सीव डायमीटर, यानी उन्होंने फिक्स किया था सीव के लिए जो भी सीव 45 माइक्रोमीटर का होगा। ठीक है, पाउडर आर जनरली डिफाइंड एज अ पार्टिकल, यानी कि सबसे लोवेस्ट जो सीव का डायमीटर होगा वो 45 माइक्रोमीटर का होगा। और पाउडर जनरली डिफाइंड एज द पार्टिकल्स हैविंग द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द 1000 माइक्रोमीटर, और सबसे
मैक्सिमम डायमीटर, और पार्टिकल सबसे बड़ा जो होगा वो कितना होगा 100 माइक्रोमीटर का होगा। सो दिस इज द अपर लिमिट, ये क्या थी सबसे इसकी अपर लिमिट थी या मैक्सिमम लिमिट यही थी। इन प्रैक्टिस सीयू एनालिसिस कैन परफॉर्म इन द रेंज ऑफ 5 to 1,25,000 माइक्रोमीटर। सीयू एनालिसिस यूज्ड टू मॉनिटर मटेरियल क्वालिटी बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, यानी कि 5/5 माइक्रोमीटर से लेके 1,25,000 माइक्रोमीटर तक की अपर्चर साइज की सीविंग आती है, जिसके साथ हम मटेरियल को क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं और अपने मटेरियल को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। सेपरेट करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया सीयू एनालिसिस, यानी आप डेटा याद रखिएगा। पहले तो इसमें याद रखिएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, और लोएस्ट सीयू का जो डायमीटर होगा सबसे क्या होगा वो 45 माइक्रोमीटर्स का होगा, और जो पार्टिकल की सबसे मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या होगी 1000 माइक्रोमीटर की होगी। और कितना रेंज तक हम सीयू को यूज करते हैं तो 5 टू लेके 1,25,000 माइक्रोमीटर की तक की सीयू का हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर सीयू। सीयू के स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सीयू का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी हमने यूज किया है उसके बारे में क्या होगा उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, मेश नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ होल्स इंक्लूड इन अ लेंथ ऑफ 1 इंचेज, यानी कि मेश नंबर का मतलब होता है जो भी आपकी सीयू बनी हुई है, सीयू आपकी जो बनी हुई है कंप्लीट, अगर 1 इंच में आपका कितना मेश उसमें अटैच है, यानी कितने आपके वायर अटैच है उसी को, यानी कि वायर अटैच है और उसके द्वारा कितना होल्स बन रहा है, यानी 1 इंच आप स्क्वायर में लीजिए, लेंथ भी 1 इंच की लीजिए और ब्रेथ भी 1 इंच की लीजिए, आप उसका स्क्वायर बनाइए और उस स्क्वायर के अंतर्गत जितने भी होल्स आएंगे उसे हम क्या बोल देंगे मेश नंबर बोल देंगे। अपर्चर ऑफ स्क्रीन इज द क्लियर स्पेस बिटवीन द वायर ऑफ द स्क्रीनिंग ओपनिंग। जो अपर्चर स्क्रीन होता है, यानी कि स्क्रीन की जो अपर्चर होती है उसे क्या बोलते हैं क्लियरली, वो क्या होता है स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मेनली बैडमिंटन देखा होगा, तो एक पहले आप क्या करते हैं उसको एक हॉरिजॉन्टली वायर होता है और फिर वर्टिकली वायर होता है, आप लोग उसको इजीली देखेंगे तो समझ में आएगा। बैडमिंटन में हम देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल वायर लगे होते हैं और क्या होता है वर्टिकल वायर लगे होते हैं, तो उसमें आप 1 इंच में आप देख लीजिए कितना उसमें आ रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे मेश नंबर बोल देंगे। और उसमें जो भी स्पेस छूटा हुआ है, यानी पर्टिकुलर एक वायर जो बने एक में से, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वायर को अगर मिलाएंगे, पर्टिकुलर जो एक होल होता है उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे अपर्चर बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे अपर्चर बोल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आप लोगों को डाउट हो फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये दिक्कत हो रही है, अगर हमारे पास संभव होगा तो हम उसकी फिर से उसको रिपीट कर देंगे, उसका रिवीजन क्लास अगर अदर से कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएंगे आपके द्वारा, तो उसे हम क्या करेंगे कलेक्ट करके उसको फिर से एक बार दोबारा उस चीज की वीडियो बना देंगे, जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर सीयू यूज्ड टू टेस्टिंग मस्ट स्पेसिफाई द फॉलोइंग। नंबर ऑफ सीयू क्या होता है, सीयू नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेज इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। ऊपर वाला ये मेश नंबर या नंबर ऑफ सीयू जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच में आप लोगों को बताया स्क्वायर लीजिए 1 इंच का, यानी 1 इंच लेंथ 1 इंच ब्रीथ, उसके अंतर्गत जितने भी होल्स आपके होंगे उसी को क्या बोल देंगे हम मेश नंबर बोल देंगे, और वो उसी को बोल देंगे नंबर ऑफ सीयू भी बोल देंगे उसी को। ठीक है, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर क्या होता है, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट वायर। टू एडजेसेंट वायर का मतलब हुआ कि एक वायर के बाद जो दूसरा वायर होगा उसके बीच में जितने गैप होंगे, जितना गैप होगा उसी को बोलेंगे नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। अभी आप लोगों को बताया हमने, इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर अपर्चर इट the IP given the nominal mesh aperture size for majority of the सीयू in the millimeter or in the centimeter। तो जो नॉमिनल मेश अपर्चर साइज होता है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ही होता है। मैंने आप लोगों को बताया ना पर्टिकुलर जो एक होल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं नॉमिनल साइज अपर्चर बोलते हैं। याद रखिएगा नॉमिनल साइज अपर्चर वही होता है। आप लोग बैडमिंटन देख लीजिएगा, बैडमिंटन में आप देखेंगे इसलिए समझ में आ जाएगा, जो उसका एक पर्टिकुलर होल होता है उसी को बोलते हैं नॉमिनल साइज अपर्चर, और उसमें से 1 इंच का आप स्क्वायर काट के निकाल लीजिए, जितने भी आपको होल्स मिलेंगे उसे हम क्या बोल देंगे नंबर ऑफ सीयू या मेश नंबर बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर में सीयू आर मेड फ्रॉम द वायर हैविंग द स्पेसिफाइड डायमीटर इज ऑर्डर टू गिव द सुटेबल अपर्चर साइज एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन ऑफ द सीयू। यानी कि वायर, यानी कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, यानी जो भी वायर होगा आपका, जिस वायर से आपकी सीयू बनेगी, ठीक है, यानी कि आपका जो बैडमिंटन है, यानी कि बैडमिंटन जिस धागे से आपका बुना हुआ है, ठीक है, वो किस डायमीटर का होगा, वो क्या होगा एक स्टैंडर्ड डायमीटर होता है, और उसी डायमीटर के जो वायर को लिए जाते हैं और उसी से आपका सीयू का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, तो वही उसी डायमीटर को हम क्या बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर वो क्या होता है फिक्स होता है, और वो क्या होता है
अगर वो फिक्स रहेगा यानी कि वो अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो जो भी आपका जो सीविंग करेंगे वो क्या होगा, सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, जो सीव मटेरियल होगा उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिलेगा और अवॉइड डिस्टोर्शन ऑफ द सीव, और सीव में कोई जो भी दिक्कतें आने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अगर आप मान लीजिए उसको यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं तो कहीं पे क्या होगा, वायर जो होगा कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इसलिए अगर जहां पे पतला होगा वहां पे जो अपर्चर साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन जहां पे मोटा होगा वहां पे क्या जो अपर्चर साइज होगा वो कम हो जाएगा, जिससे सीविंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और वही प्रॉब्लम अगर आप स्टैंडर्ड कर लेते हैं तो वही प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। डिस्टोर्शन का मतलब होता है कि जो भी असुविधाएं होने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी, अवॉइड रहेंगी, दूर रहेंगी। अगर आपका स्टैंडर्ड में इसका डायमीटर रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम क्या रहेंगी, दूर रहेंगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज सीविंग एरिया, ये क्या होता है इसको भी ध्यान से समझिएगा। This standard express the area of meshes, a percentage of the total area of the sieve. It depends on the size of the wire used for the any particular sieve number. Generally, the sieving area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strength to the sieve. यानी ये भी एक स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए आप किसी भी sieve का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे आप बैडमिंटन ले लीजिए, अगर आप बैडमिंटन लिए हैं तो बैडमिंटन हमको आप क्या करेंगे, धागे की सहायता से उसको क्या है, बांधा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पूरा बैडमिंटन की स्पेस है, यानी कि जो गोलाई में स्पेस पूरा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं तो धागे भी हैं और उसमें छोटे छोटे अपर्चर भी हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, बैडमिंटन में आप देखेंगे तो धागे से वो क्या हुआ है, बुना हुआ है, धागे से बुना हुआ है। अगर वो धागे से बुना हुआ है तो उसके जो भी उसका वो जो भी सर्कल बन रहा है, यानी कि जो भी वो सर्कल बैडमिंटन का है, उसके अंतर्गत दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, एक तो उसमें वायर लगे हुए हैं, यानी कि उसमें धागे लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली वायर लगा हुआ है, वर्टिकली वायर लगा हुआ है, ये सारे वायर्स लगे हुए थे। और बीच बीच में जो एक अपर्चर साइज वो क्या है, स्पेस है, उसमें स्पेस है। ठीक है, तो वही होता है हमारे सीयू में भी। सीयू में भी ऐसा ही होता है। और जो हमारा स्पेस होता है, जनरली द सीविंग एरिया इज केप्ट विद इन द रेंज ऑफ 35 to 40% इन ऑर्डर टू गिव सुटेबल स्ट्रेंथ टू द सीयू। जो सीविंग एरिया है, यानी कि जो भी स्पेस है पूरे सीव जो हमने बनाया है, यानी कि जो भी बैडमिंटन आपका है उसका 35 to 40% क्या होगा, स्पेस होगा, यानी कि वही क्या होगी, सीविंग एरिया होगी। और उसके अलावा जो भी 60% होगा उतने में आपका वो जो धागे वाला पार्ट है वो होगा, या जो अगर सीव बना रहे हैं आप तो उसका मेस वाला पार्ट होगा। ठीक है, सीव में आपने बनाया तो मेस वाला जो पार्ट होगा वो 60% हो जाएगा, और जो भी स्पेस होगा सीविंग करने के लिए वो कितना हो जाएगा, 35 to 40% हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझने में, आप समझ सकते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टॉलरेंस एवरेज अपर्चर, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग समझ, अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि ये क्या होगा, 35 और 40 दिया, अगर मान लेता हूं मैं 20 कर दिया जाए इसको, तो क्या होगा, अगर ये स्पेस जो 20 हो जाएगा, 20 होने का मतलब ये हुआ कि जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, यानी कि जो भी मेस लगा है वो क्या होगा, मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और जब आपके अपर्चर की जो साइज होगी वो क्या हो गई, और छोटी हो गई, और छोटी हो जाएगी साइज की अपर्चर, तो आप इजिली उसको क्या नहीं, सीविंग नहीं कर पाएंगे, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड दिया गया 35 to 40% क्या होना चाहिए, सीविंग एरिया होनी चाहिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज, some variation in the aperture size is unavoidable and when variation is expressed as a percentage it is known as the aperture tolerance average। यानी कि स्विंग हम बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टैंडर्ड जितना दिया जाता है आप उतना ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कहीं ना कोई दिक्कतें आ जाती हैं। यानी कि जब आप धागे का यूज करते हैं तो कहीं ना उसके डायमीटर में चेंजेस कहीं ना कहीं आ जाते हैं। अगर डायमीटर में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड दिया गया होगा वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, उससे प्रभावित हो जाएगा। अगर उससे प्रभावित होता है तो यानी कि उसी को हम परसेंटेज में अगर लिख देंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज बोल देंगे। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड दिया गया है वैसा ही बनता है, हाँ, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश किया जाता है 99.9% जो भी स्टैंडर्ड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं जेनरिक दवाएं और पेटेंट दवाएं, ठीक है ना, बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन पेटेंट जो दवाएं होती है, जो भी आईपी या बीपी के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड बनाई गई है उसमें एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज लगभग रखा जाता है। ठीक है, 99.999% होता है, लेकिन जो जेनरिक दवाएं होती है उसमें 99 ना होकर वो 95 हो जाता है, 96 हो जाता है, इतना परसेंटेज आ जाता है, थोड़ी सी कमी हो जाती है। यही बस इतना ही अंतर होता है और ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग डिवाइस, जो भी मैकेनिकल सीविंग डिवाइस होती है वो कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एजिटेशन मेथड, सीयू में भी एजिटेटेड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वे। एजिटेशन मेथड, एजिटेशन मतलब क्या होता है, हलचल पैदा करना, यानी कि आप उसको सीविंग कर रहे हैं हलचल पैदा करके, यानी उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज, यानी आपत्तियां पैदा कर देते हैं आप, जिसके थ्रू से क्या होता है, सीविंग होता है। तो सीविंग एजिटेशन जो होता है 3 प्रोसेस के द्वारा होता है। सबसे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे, ये क्या है, वर्किंग ऑफ मैकेनिकल सीविंग का ए है एजिटेशन मेथड।
ठीक है। तो इसके अंतर्गत अब आता है सबसे पहला ओसिलेशन। ओसिलेशन का मतलब होता है दिस sieve is mounted in the frame that oscillates back and forth. It is simple method but the material may roll on the surface of the sieve. ठीक है। ओसिलेशन मेथड में क्या होता है, आप अप या डाउन मोशन कराएंगे सीव को, या आगे या पीछे यानी कि बैक या फोर्थ मोशन कराएंगे आप, तो उससे क्या होगा, स्विंग प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है। या तो ऊपर नीचे आप परफॉर्म कराइए, ऑसिलेट कराइए उसको, या तो आगे पीछे ऑसिलेट कराइए, जिससे आपकी स्विंग इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें वाइब्रेशन, the sieve is vibrated at high speed by means of an electrical device. Its rapid vibration is imparted to the particles on the sieve which help to pass the powder material through it. यानी वाइब्रेशनल मोशन आप लोगों ने देखा होगा, वाइब्रेशन के थ्रू जो भी क्या होता है, मटेरियल को क्या किया जाता है। अगर आप सीव लेते हैं, किसी सीव से आप क्या करते हैं, कोई चीज पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं, उसको आप इजिली उसको वाइब्रेट कर देंगे, तो जो भी पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, इजिली आपका छन जाएगा या इजिली वो सेपरेट हो जाएगा। गायरेशन क्या होता है, गायरेशन इन दिस मेथड अ सिस्टम इज मेड सो दैट sieve is an rubbing mounting the and connected to the an eccentric flywheel. This is the rotatory movement of the small amplitude the sieve which turns give the spinning motion to the particles that help to pass them through a sieve. यानी कि गायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये एक एसेंट्रिक फ्लाईव्हील होता है। यानी एसेंट्रिक फ्लाईव्हील होता है एक, क्या समझ लीजिए, जैसे कि कोई चीज घुमाने के लिए होती है, जैसे रोटेट कराने के लिए कोई चीज होती है, नुकीली चीज, यानी कि क्या बोलते हैं, किसी धुरी यानी एक्सिस होती है, उसी एक्सिस पे क्या होता है, कोई पार्टिकल घूमता है, उसी प्रकार का एपरेटस होता है, वो एक्सिस पे क्या करता है, राउंडिंग मोशन करता रहता है। अब वो राउंडिंग मोशन करेगा तो स्विंग प्रोसेस ऑलरेडी हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, यानी कि आटा को, जब आटे को आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आटे को पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मेनली आप क्या करते हैं, सबसे पहले आटे को लेते हैं, तो आटे को सेपरेट करने का सबका तरीका अलग होता है। कोई क्या करता है, उसको क्या करता है, वाइब्रेशन भी लोग कराते हैं, उसको वाइब्रेट कराते हैं तो भी छन जाता है, गायरेशन भी कराते हैं यानी कि उसको क्या कराते हैं, राउंड मोशन भी कराते हैं। ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, ऑसिलेशन भी कराते हैं। तो सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जनरली जब गेहूं की मड़ाई होती है, गेहूं जब कट जाते हैं तो उसके बाद उसको क्या कहता है, मशीन के द्वारा उसको जब सेपरेट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर से लगी होती है जाली, यानी कि वो सीव लगा होता है, वो बड़े लेवल की सीव होती है, वो लगी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, उसमें दोनों चीजें एक साथ होती है, ऑसिलेशन भी होता है और वाइब्रेशन भी होता है। गायरेशन तो उसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें वाइब्रेशन भी होता है, और क्या होता है, उसमें ऑसिलेशन भी होता है। अब लोग जहाँ पे गेहूं गिरता है, आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं जहाँ पे गिरता है वहां पे एक छन्नी टाइप लगा होता है, वो छन्नी जो होती है वाइब्रेट भी करती रहती है और ऑसिलेट भी करती रहती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा गेहूं है यानी जो भी पार्टिकल है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। इसी प्रकार क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी इसी प्रकार की मशीनें बनाई जाती हैं, जिससे पार्टिकल वो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। गायरेशन अगर आपको देखना होगा तो आप राइस मिल में भी देख सकते हैं। राइस मिल में जो सीव लगी होती है वो किस पे काम करती है, वो मेनली उस पे काम करती है, गायरेशन पे काम करती है। वो राउंडिंग मोशन करती है, राउंडिंग मोशन करने के कारण वो क्या करती है, पार्टिकल को अलग अलग कर देती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट है, एजिटेशन मेथड आर नॉट कंटिन्यूअस मेथड बट कैन बी मेड बाय इंक्लिनेशन ऑफ द sieve एंड द प्रोविजन ऑफ सेपरेटेड आउटलेट ऑफ द अनडिजायरेबल एंड ओवरसाइज पार्टिकल। ये कंटिन्यूअस मेथड नहीं होता, कोई ये कंटिन्यूअस मेथड नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेंगे तभी आप, अभी मैंने बताया ना आपको, अगर आटा को आप चाल रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप ऑसिलेट बस कराएंगे तो आपका जो भी जो भी आटा होगा वो छन जाएगा पूरा, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको हो सकता है कि कभी कभी आपको गायरेशन यानी कि उसको राउंडिंग मोशन भी करानी पड़े, हो सकता है उसको वाइब्रेट भी करना पड़े। अब आप लोगों ने देखा होगा, जनरली चाय जब आप बनाते हैं तो अगर आपका मटेरियल ज्यादा, अदरक वगैरह ज्यादा हो जाती है, जब आप छन्नी से छानेंगे तो चाय इजीली नहीं गिरता है, तो आप क्या करते हैं, छन्नी पे उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही आप छन्नी को वाइब्रेट करते हैं, उसमें से जो चाय होता है यानी लिक्विड पार्टिकल होता है वो नीचे आने लगता है। उसी प्रकार कभी कभी क्या करते हैं, आप चम्मच से उस छन्नी में ही उसको राउंड मोशन कराते हैं। ठीक है। राउंड मोशन कराएंगे तब भी छन्नी से क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। तो इस टाइप से होता है हमारा साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में भी ऐसी ही प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं और उस प्रकार से साइज सेपरेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रशिंग मेथड, ये पढ़ा था हमने एजिटेशन, और बी पढ़ेंगे हम ब्रशिंग मेथड। इन दिस केस अ ब्रश इज यूज्ड टू मूव द पार्टिकल on the surface of sieve and to keep the meshes clear. The brush is rotated in the middle in the case of the circular sieve, but spiral ब्रश रोटेटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव। तो इसमें ब्रशिंग मेथड में क्या किया जाता है, बेसिकली जब आपकी सीव होती है उस पर क्या किया जाता है, उसको ब्रश के द्वारा क्या किया जाता है, उसको मेस को क्या किया जाता है, सरफेस को क्लीन किया जाता है। ठीक है। आप इसको नॉर्मली वो कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं, जब आटा आप छानने जाए तो आप क्या करें, ना उसको ऑसिलेट कराइए ना उसको
ना तो उसको सिलेक्ट कराइए और ना इसको गाइरेशन कराइए, आप उसको ब्रश की सहायता से धीरे धीरे चंदी को ऐसे करेंगे, सेपरेट करते रहेंगे, तो आपका जो भी पार्टिकल होगा यानी जो भी आटा होगा वो क्या हो जाएगा, इजिली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर देखें उसमें, इसमें भी एग्जांपल है, द ब्रश इज रोटेटेड इन द मिडिल इन द केस ऑफ द सर्कुलर सीव। अगर आपके पास कोई सर्कुलर सीव है तो आप जो ब्रश को रोटेट करा, ब्रश का यूज करेंगे तो वो रोटेशन यानी मिडिल से रोटेट कराने का काम करेंगे, जबकि अगर स्पाइरल ब्रश इज रोटेटेड ऑन द लैमिनेटेड एक्सिस इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल सीव है तो आप उसमें क्या करेंगे, स्पाइरली ब्रश को क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्रशिंग मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड द वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव। यानी क्या करते हैं, जो हमारी सीव होती है उसको हम उसमें क्या करते हैं, एक स्पीड हाई स्पीड से रोटर को उसपे क्या करते हैं, कनेक्ट करा देते हैं, यानी सीव को हम हाई स्पीड रोटर से कनेक्ट करा देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसमें पार्टिकल को रख देते हैं। अब पार्टिकल को जैसे इन रोटेशन रोटर द पार्टिकल थ्रो आउटवर्ड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब जैसे ही उस पे पार्टिकल को रखते हैं तो वो क्या होता है, शीविंग के कारण यानी कि उस स्पीड के कारण जैसे स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है पार्टिकल पे। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, यानी पार्टिकल अब सेंटर में तो था, अब वो बाहर जाने की कोशिश करेगा जैसे ही वो सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, एक एग्जांपल और है सेंट्रीफ्यूगेशन का, एग्जांपल आप राइस मिल में भी देख सकते हैं, वहां पे जो चावल जो सेपरेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के कारण भी सेपरेट होता है। बहुत सारे इसमें राइस मिल में ऐसा भी होता है, तो आप उसको इजीली राइस मिल में भी देख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंटर से पार्टिकल में बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पार्टिकल हमारा क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। जिस हिसाब से आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से आपका पार्टिकल उतनी दूर तक जाके गिरेगा, जिससे आप इजीली सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेंगे। तो ये हो गया इसके मेथड, 3 मेथड्स थे, आप लोगों को पता होगा, एजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हमने पढ़ा है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये 3 मेथड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सीयू से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसके ऑफलाइन क्वेश्चन में इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ जाते हैं सीयू पे, इसलिए आप सीयू याद रखेंगे क्योंकि 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में था ये, तो उसमें आया हुआ था सीयू के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑफलाइन अगर क्वेश्चन आप पेपर होगा तो सीयू से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म होता ही है, लगभग आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात है सीयू मेथड। सीयू मेथड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। इन दिस मेथड द फाइन पाउडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पाउडर बाय यूजिंग द सीयू एज द डिजायर्ड नंबर। यानी कि इससे हम क्या करते हैं, कोर्स पाउडर यानी कि कोर्स मैंने आप लोगों को बताया था, खुरदुरा जो भी पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या करते हैं, डिजायर्ड नंबर की सीयू को यूज करते हैं और डिजायर्ड पार्टिकल्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। The degree of the fineness of the powder is known with the help of the sieving through the which the powder material is passed। ये वही बात हुई कि आप पर्टिकुलर नंबर्स की सीव लेंगे, जिससे पर्टिकुलर साइज का जो भी पार्टिकल है उसको सेपरेट कर लेंगे। सीव एट द नंबर इज ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम ईच अदर। सीव पे जब नंबर लिखा जाता है वो सेपरेट कर लेता है ईच अदर से, इसीलिए सीव पे क्या किया जाता है, नंबर लिखा होता है। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखिए, साइज सेपरेशन ऑफ द पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू द सेट्स ऑफ सीव। Sieve are arranged in the descending order. Sieve of the large size is at the top and the smaller one of the bottom. इसमें वर्किंग कैसे किया जाता है, मल्टीपल सीविंग का यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मल्टीपल सीविंग में क्या होता है, उसको हम सीव को क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जिसका अपर्चर साइज ज्यादा बड़ा है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे और जिसका अपर्चर साइज छोटा है उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अब उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से सीविंग करेंगे, तो यानी कि जितना सबसे बड़ा पार्टिकल होगा वो ऊपर रह जाएगा, उससे छोटे पार्टिकल होगा नीचे चला आएगा। फिर से उस पे यानी कि दूसरे नंबर की जो सीव होगी उसके लिए जितना जो बड़े पार्टिकल होंगे उस पे रुक जाएंगे और उससे नीचे जो छोटे पार्टिकल होंगे नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही करते करते जो आपका फाइन पाउडर होगा वो सबसे नीचे चला आएगा और नीचे आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसको इजीली जो भी आप लोगों को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करना होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में होती है उसमें आप हाथों के द्वारा तो इतनी ज्यादा सीव को चला नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस या थर्मो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल सेकर्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीविंग मेथड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीविंग के फाइनली आप याद रखिएगा, सीविंग के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि सीव से क्वेश्चन हमेशा आता है। साइक्लोन सेपरेटर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले इसकी बात करेंगे प्रिंसिपल। इन साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके द्वारा क्या क्या सेपरेट किया जाता है, सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड, फ्लूइड से सॉलिड को भी सेपरेट किया जाता है, सॉलिड से सॉलिड को भी सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें इससे क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। और लिक्विड से लिक्विड को भी सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा, साइक्लोन सेपरेटर के ऊपर द्वारा किया जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड से सॉलिड का भी सेपरेशन होता है, लिक्विड से लिक्विड का सेपरेशन और सॉलिड से लिक्विड का भी सेपरेशन किया जाता है, किसमें, साइक्लोन सेपरेटर में।
द सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली द पार्टिकल साइज बट आल्सो द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए, मान लीजिए कोई किसी चीज का सेपरेशन करना है, अगर सॉलिड सॉलिड है तो पार्टिकल साइज पे तो सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विड हो तो कैसे आप सेपरेट करेंगे? वो किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे पार्टिकल चला जाएगा, और जितनी कम डेंसिटी होगी वो पार्टिकल ऊपर चला आएगा। Hence, depending on the fluid velocity, the cyclone separator can use to separate all the types of the particle or to remove only the coarse particle and allow the fine particles to the carried through with the fluid। यानी कि फ्लूइड के द्वारा जब पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, यानी सॉलिड और फ्लूइड का जब अलग होता है तो कैसे होता है? उसमें क्या किया जाता है? जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है? उसको अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के साथ इजीली फ्लो कर जाते हैं, और फ्लो करके उसको क्या इजीली सेपरेट कर लिया जाता है, और सेपरेट करके हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेते हैं। ये हो गया उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट अगर बात करें कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ द टेपरिंग सिलिंड्रिकल वेसल विद द कंसिस्ट ऑफ द टॉप वर्टिकल सेक्शन एंड लोअर कॉनिकल टेपरिंग सेक्शन टर्मिनेटिंग इन द अपेक्स ओपनिंग अ शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर विद द क्लोज्ड बाय द फ्लैप प्लेट्स ऑन द टॉप एंड बाय द कॉनिकल बॉटम। इसमें क्या होता है? एक कॉनिकल एपरेटस होता है, ठीक है, कॉनिकल एपरेटस होता है। पहले तो ऊपर से क्या होगा? फ्लैट होगा, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉनिकल आ जाएगा। ऊपर से भी आप इसको क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए, और नीचे से भी इसको क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए। अब इसके बाद कैसे हम और कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में समझते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विद द टेंजेंशियल फीड इनलेट नोजल इन द सिलेंड्रिकल सेक्शन नियर द टॉप एंड द आउटलेट फॉर द गैसेस सेंट्रली ऑन द टॉप। आपने क्या किया? जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल था, जो भी हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, उसको कैसे किया? ऊपर से टॉप पे भी वो फ्लैट होता है, और नीचे क्या होता है? टेपरिंग इंड होता है। दोनों को हमने लॉक कर दिया। ऊपर से हम क्या करते हैं? एक पाइप आउटलेट निकालते हैं, और क्या करते हैं? पाइप एक साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आती है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, इसमें डायग्राम तो नहीं ले पाए हम, लेकिन अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ गया। उसमें क्या होगा? एक पाइप लगा, टॉप से क्या होती है? एक पाइप निकलती है जिसे आउटलेट बोलते हैं, और वो इनलेट भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक अलग पाइप लगाते हैं, ना तो वो ऊपर होती है और ना ही वो बॉटम से होती है, वो क्या होती है? साइड से होती है। टेंजेंशियली जो साइक्लोन सेपरेटर होता है उसके टेंजेंशियली एक पाइप को लगाया जाता है, जो कि साइक्लोन सेपरेटर में इनलेट कर दिया जाता है। तो यानी कि दो पाइप का यूज किया जाता है। एक तो हम टेंजेंशियली पाइप यूज कर सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर में इनलेट के लिए, और एक जो ऊपर से टॉप से हम इनलेट कराते हैं पाइप को, और उसके आउटलेट भी निकाल देते हैं। और नीचे जो कोनिकल होता है उससे तो ऑलरेडी आउटलेट होता ही है। अब देखिए इसमें क्या होता है। बेसिकली द आउटलेट इज प्रोवाइडेड विद द डाउनवर्ड एक्सटेंडिंग पाइप दैट एक्सटेंडेड इनवर्ड इनटू द सिलिंड्रिकल सेक्शन टू प्रिवेंट द गैस शॉर्ट सर्किटिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इनलेट टू आउटलेट एंड फॉर द कटिंग द वर्टेक्स। अब देखिए, जो आपने टॉप से पाइप डाली है और इनलेट करा दिया साइक्लोन सेपरेटर में, ठीक। अब क्या करते हैं? जो टेंडेंशियली आपने जो पाइप को इनलेट कराया साइक्लोन सेपरेटर में, उसमें उसके बीच में कुछ गैपिंग रखते हैं आप, उसके बीच में कुछ गैपिंग रखते हैं। दोनों एक साथ टकरानी नहीं चाहिए। अगर दोनों एक साथ पाइप टकरा गई तो आपका क्या हो जाएगा? वो गैस की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी तो जो भी आप पार्टिकल इफिशिएंटली आप उसको सेपरेशन करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आप लोग डायग्राम देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसमें डायग्रामेटिक नहीं हो पाया है तो आप लोग डायग्राम देखोगे, उससे इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें लगता है जो भी हमने लैंग्वेज लिखा है, आप लोग इस लैंग्वेज को अगर पढ़ेंगे तो शायद आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्किंग। ये वर्किंग कैसे करता है उसके बारे में। द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट द हाई वेलोसिटी सो दैट द रोटेटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल। यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आपने टेंजेंशियली मतलब ना तो ऊपर से और ना ही नीचे से, जब आप साइड से जो पाइप का इनलेट लगाया है उसके द्वारा आप अपने मटेरियल को पास करेंगे किसमें? साइक्लोन सेपरेटर के अंदर। अब जैसे ही आप हाई स्पीड के साथ उसमें साइक्लोन सेपरेटर में अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये क्या करेगा? वो क्या करेगा? राउंडिंग करने लगेगा। जो भी होगा वो क्या करेगा? राउंडिंग मोशन करने लगेगा। राउंडिंग मोशन का मतलब होता है, आप लोगों ने गर्मी के मौसम में देखा होगा, जो चक्रवात की तरह भंवर आप लोगों ने देखा होगा। भंवर जैसे होता है, ऊपर देखते हैं आप तो ऊपर एयर होती है, नीचे क्या होता है? नीचे एकदम टेंजेंशियली बना होता है। आप लोगों ने भंवर देखा होगा गर्मी मौसम। सेम ऐसे ही प्रोसेस वहां पे होती है। जैसे ही आप हाई स्पीड से एयर को पास करते हैं तो उस टाइप का कुछ उस टाइप का ही स्ट्रक्चर वहां पे बनता है। जो भारी मटेरियल होता है, यानी कि जो हार्ड मटेरियल होता है, वो क्या करता है? नीचे सेपरेट हो जाता है, और जो हल्के मटेरियल होते हैं वो ऊपर क्या होते हैं? इजिली जो ऊपर वाली पाइप जो आपने आउटलेट निकाला है उसके थ्रू पार्टिकल्स जो होते हैं या जो भी मटेरियल होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जिससे जो भी आप उसके यानी कि जो कोनिकल बेस था उससे आपके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो गए, और जो आपका ऊपर वाला आउटलेट था उससे क्या था? जो आपको पार्टिकल चाहिए था वो आउटलेट निकल गया। आप उसमें से जो भी आपको जरूरत होगी उसको आप ले लेंगे और अपना फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म बना लेंगे। चलिए तो आगे हम बात करते हैं यूजेज। यूजेज क्या होता है? साइक्लोन सेपरेटर आर यूज्ड टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन गैस एयर। इट कैन बी यूज्ड फॉर द लिक्विड सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड। यानी कि इससे हम क्या करते हैं? ये सॉलिड्स के लिए भी यूज होता है और लिक्विड सस्पेंशंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा आप किस टाइप का साइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के साइक्लोन सेपरेटर आते हैं। इस पे डिपेंड करेगा आप किस टाइप के साइक्लोन सेपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
एडवांटेज की अगर बात करें, इट इज यूज फॉर द बोथ लिक्विड और ड्राई मटेरियल, यानी कि इसकी एडवांटेज यही है कि लिक्विड के लिए भी होता है और जो ड्राई मटेरियल होता है इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। लो लेबर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें जो लेबर की जो आवश्यकता होती है बहुत कम होती है और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। इसका डिसएडवांटेज की बात करें, अनेबल टू प्रोसेस फॉर स्टिकी मटेरियल, यानी स्टिकी मटेरियल के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एयर के साथ अगर आप स्टिकी मटेरियल को पास करेंगे तो वो जो साइक्लोन सेपरेटर की जो दीवारें हैं, यानी कि जो भी मटेरियल से साइक्लोन सेपरेटर बना हुआ है उसी पे वो क्या करेंगे, पार्टिकल चिपक जाएंगे, और अगर पार्टिकल चिपक जाएंगे तो आपका इजिली जो भी आप सेपरेशन कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो मटेरियल जो पाइप ने आप लगाया हो उसमें भी चिपक जाए, तो वो आपकी जो सेपरेटर साइक्लोन सेपरेटर होगा उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, तो ये सेपरेशन प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा, तो साइक्लोन सेपरेटर भी यहाँ पर खत्म होता हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आज का हमने यूनिट नंबर सेकंड पूरा कवर कर लिया है। आप चैप्टर से मैच करा लीजिएगा, आपकी जो सेकंड यूनिट है ये भी खत्म हो जाएगी। और इसका जो नोट्स है आप लोगों को हमारी वेबसाइट www.notescard.com पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, और उसके पहले जो लेक्चर हुआ था, यूनिट नंबर फर्स्ट हुआ था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से इजीली लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।